हेलो दोस्तों, आज की जो कहानी हम लेकर आए हैं वो सिर्फ डर के बारे में नहीं है। ये कहानी उस खौफ के बारे में है जो मोहब्बत की आड़ में छुपा होता है, उस सन्नाटे की जो एक मासूम सी हंसी के पीछे घात लगाए बैठा होता है। ये कहानी है ऑडिशन की। 1999 जापानी सिनेमा की एक ऐसी फिल्म जिसने रोमांस और हॉरर के बीच में हर लकीर मिटा दी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक अस्पताल से, जहाँ एक बच्चा शिगेहिको अपनी बीमार माँ को भूख लगने पे खा जाता है, लेकिन उस भूख लगने से पहले ही उसकी माँ आखिरी सांस ले चुकी होती है। एक अधूरा अलविदा जो शिगेहिको की आंखों में रह जाता है। सालों बीत जाते हैं। अब शिगेहिको जवान हो चुका है और उसके पिता शिगेरु अकेलेपन की जिंदगी जी रहे हैं। बीवी को खाने के बाद उन्होंने खुद को अपने बेटे और काम तक ही सीमित कर लिया है, लेकिन अब बेटा बड़ा हो गया है और धीरे धीरे पिता को फिर से जिंदगी की तरफ लौटने को कहता है। शिगेरु का एक पुराना दोस्त है यासुहिसा, जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर है। वो शिगेरु से कहता है कि अगर वो दोबारा शादी करना चाहता है तो क्यों ना एक ऑडिशन रखा जाए, जैसे फिल्मों में होता है, एक फर्जी ऑडिशन जिसमें लड़कियां एक सीक्रेट फिल्म के लिए आएंगी, लेकिन असल में शिगेरु को उनमें से कोई लड़की पत्नी के लिए पसंद करनी होगी। शिगेरु को आइडिया थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर अकेलापन उसे इस हद तक डस चुका है कि वो मान जाता है। ऑडिशन का नाम रखा जाता है लुकिंग फॉर लव। फॉर्म्स भरने लगते हैं, तस्वीरें आती है, सीवी जमा होती है और यही एक नाम पर शिगेरु की नजर अटक जाती है। आसामी यामाजाकी, एक खूबसूरत, शर्मीली और सादगी से भरी लड़की। उसकी फाइल पढ़ते ही शिगेरु उसके शांत स्वभाव और पुराने क्लासिकल डांस बैकग्राउंड में इम्प्रेस हो जाता है। ऑडिशन का दिन आता है। एक एक कर लड़कियां इंटरव्यू देती है। सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही असामी कैमरे के सामने आती है, वक्त थम जाता है। उसका बैठना, उसका सलीका, उसकी शांत आवाज, आंखों में एक अजीब सी गहराई। शिगेरु मंत्रमुग्ध हो जाता है। इंटरव्यू के बाद शिगेरु का दोस्त शिगेरु को चेतावनी देता है, मुझे इस लड़की में कुछ गड़बड़ लगती है। उसने जिन लोगों के साथ काम करने की बात की है वो सब या तो गायब है या उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन शिगेरु अपने दिल की सुनता है। वो आसामी को डिनर पर बुलाता है। पहली मुलाकात में कुछ तो ऐसा था जो शिगेरु को उसके और करीब ले जा रहा था। आसामी बड़ी सादगी से कहती है, उस फिल्म का कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन कम से कम तुमसे मुलाकात हो गई। शिगेरु को लगता है कि उसे अपना प्यार मिल गया। वो उसे एक होटल ले जाता है और वहाँ पहली बार दोनों में नजदीकियां बढ़ती है। लेकिन उसी रात आसामी शिगेरु के सामने एक अजीब शर्त रखती है, तुम सिर्फ मेरे होंगे, तुम्हारे और किसी के बीच कोई रिश्ता नहीं होगा। शिगेरु इस शर्त को भी स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वो अब पूरी तरह से आसामी के मुंह में बन चुका होता है। वो सो जाता है, लेकिन जब सुबह उठता है तो आसामी गायब होती है। ना कोई फोन, ना कोई चिट्ठी, बस एक खामोशी छोड़कर चली जाती है। यहाँ से कहानी करवट लेती है और अब जो सच्चाई सामने आने लगती है वो शिगेरु की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली होती है। अब कहानी होटल वाले उस दिन की रात पर जाती है। शिगेरु अपनी जिंदगी की सबसे इमोशनल और इंटेंस डेट पर होता है। उसके सामने बैठी है आसामी। उसकी आंखों में एक गहराई, एक खामोशी जो किसी तूफान की आने से पहली वाली शांति हो। वो मुस्कुरा रही होती है, लेकिन उसके मुस्कुराने के पीछे भी कोई रहस्य छुपा होता है। डिनर खत्म होने के बाद होटल रूम की खामोश दीवारों के बीच दोनों के बीच एक अनकही सी डील बनती है। आसामी कपड़े उतारती है और शिगेरु को पास बुलाकर अपनी जलने की निशानियां दिखाती है। उसकी थाई, उसका पेट, सब कुछ जैसे अतीत की किसी दहकती ज्वालामुखी का हिस्सा हो। तुम सिर्फ मेरे रहोगे, आसामी धीरे से कहती है। उसकी आवाज में कोई शिकवा नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस एक शर्त, एक दावा। और शिगेरु जो सालों तक अकेलेपन में जिया है, जो प्यार के नाम पर बस यादें समेट बैठा था, वो सिर झुका लेता है। उसे लगता है कि इस टूटे हुए इंसान में शायद ही वो सच्चा प्यार मिलेगा जिसकी तलाश उसे बरसों से थी। अगली सुबह शिगेरु की आंखें खुलती है, लेकिन आसामी रूम में नहीं होती। उसका मोबाइल स्विच ऑफ, उसका कोई अता पता नहीं। शिगेरु बेचैन हो जाता है। वो डिनर की रात की बातों को याद करता है, आसामी की आंखों की वो खामोश दरारें, और उसे एहसास होने लगता है कि कुछ तो गलत है। वो उस बार में जाता है जहां आसामी ने कहा था कि वो काम करती है, लेकिन बार सालों पहले ही बंद हो चुका होता है।
वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो बताता है कि वहाँ एक खौफनाक मर्डर हुआ था। 3 फिंगर्स, एक कटा कान और एक जुबान के बिना बॉडी, सब किसी बैग में पड़े मिले थे। अब शिगेरू की दुनिया उलटने लगती है। उसे लगता है कि जिसे वो प्यार समझ बैठा था वो शायद एक साया था, एक ऐसा भूत जो अपने बीते दर्द से किसी की जिंदगी तबाह करने निकला है। उधर शिगेरू की मैट घर छोड़कर जा चुकी होती है और उसी वक्त कोई शिगेरू के घर घुसता है। उसका चेहरा नहीं दिखता, लेकिन कैमरा उस विस्की की बोतल को दिखाता है जिसमें कुछ मिलाया जा चुका होता है। शिगेरू उस बोतल की शराब पीता है और धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। और फिर शुरू होती है वो यात्रा जो किसी इंसान की रूह तक को झंझोर दे। शिगेरू अब सपने में नहीं बल्कि उस नरक में होता है जिसे असामी जीती आ रही है। वहाँ वो उस आदमी को देखता है जिसके शरीर से अंग काटे जा चुके हैं, जुबान नहीं, आंखें नहीं, और वो बर्तन से असामी की उल्टियाँ चाट रहा है। शिगेरू की आंखों में खौफ बस चुका होता है। वो समझ नहीं पा रहा कि क्या ये सब सपना है या हकीकत, लेकिन उसका शरीर जवाब देने लगता है। असामी आती है एक मोटी सुई लेकर और उसकी आंखों के नीचे वो सुई चुभो देती है। तुम सिर्फ मेरे थे। असामी की आवाज अब खामोश नहीं, दरिंदगी से भरी होती है। और अब तुम्हारे बेटे को भी मैं सजा दूंगी। शिगेरू तड़पता है, उसका शरीर कांपता है, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। वो बस देखता है उस मासूम चेहरे को जो अब किसी दानवी शक्ल में तब्दील हो चुकी है। क्या शिगेरू इस नरक से बच पाएगा? क्या असामी सिर्फ एक औरत है या उसका अतीत उसे हैवान बना चुका है? शिगेरू फर्श पर बेहोश पड़ा होता है। उसका शरीर जवाब नहीं दे रहा था, उसकी सांसें भारी हो रही थी और अंधेरे में एक धीमा सा साया उसके करीब आता है। असामी, उसके चेहरे पर अब मासूमियत की एक भी परत नहीं बची थी। वो अब एक अलग ही रूप में सामने खड़ी थी, ठंडी, बेरहम और पागलपन से भरी। उसके हाथों में होती है पतली लोहे की सुई, एक्यूपंक्चर निडल। वो बहुत प्यार से लेकिन क्रूरता से उसे शिगेरू की आंखों के नीचे चुभाती है और कहती है, ज्यादा दर्द नहीं होगा अगर तुम हिले नहीं। शिगेरू चीख नहीं पाता, उसका गला सुन्न हो चुका होता है, शरीर जैसे पिंजरे में कैद हो चुका हो। असामी धीरे धीरे हर अंग में सुई चुभोती है, एक के बाद एक, और हर बार वो वही शब्द दोहराती है, किरी-किरी, किरी-किरी, किरी-किरी। ये उसका प्यार का तरीका था, ट्विस्टेड सैडिस्टिक प्यार। फिर वो एक लोहे का तार उठाती है जो पियानो वायर होता है और बैठती है शिगेरू की बाई टांग के पास। अपने दोनों हाथों से उस तार को कसकर पकड़ती है और धीरे धीरे रगड़ते हुए, घिसटाते हुए काटना शुरू करती है शिगेरू की टांग। वो हंस रही होती है जैसे उसे कोई खुशी मिल रही हो इस क्रिया से। उसका पूरा शरीर उस तार के कंपन से थरथरा रहा होता है। शिगेरू की आंखें खुली होती है, वो सब देख रहा होता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता, बस महसूस कर सकता है। वो जलता हुआ, कटता हुआ दर्द, खून फर्श पर फैलने लगता है, गाढ़ा और काला। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। आसामी रुकती है, उसके चेहरे पर झुंझलाहट सी आती है। वो दरवाजे की तरफ जाती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलने जाती है, शिगेरू का बेटा शिगेहिको अंदर घुसाता है। वो अपने पिता को उस हाल में देखता है, लहूलुहान, अधमरा। आसामी अब शिगेहिको की तरफ बढ़ती है, लेकिन इस बार लड़का डरता नहीं, वो संघर्ष करता है, उससे बचता है और अंत में उसे सीढ़ियों में धक्का दे देता है। आसामी नीचे गिरती है जोर से और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। वो वहीं फर्श पर तड़पती रहती है। शिगेरू धीरे धीरे रेंगता है, दर्द से कर्राता हुआ, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं, सवाल होता है। आसामी की आंखें शिगेरू की ओर देखती है। वो अब भी वही कहती है, तुमने मुझसे सिर्फ प्यार का वादा किया था, फिर किसी और से कैसे प्यार कर सकते हो? अपने बेटे से भी नहीं। उसी वक्त हमें एक फ्लैशबैक में वो सीन दोबारा दिखता है जब शिगेरू और आसामी पहली बार डिनर पर मिले थे। उनकी वही मासूम बातचीत, वही हल्की सी हंसी और झूठी सी उम्मीदें, लेकिन अब सब कुछ उजड़ चुका था। एक मासूम सी दिखने वाली लड़की अपने भीतर कितना गहरा गाव लिए हुए थी, बचपन के जख्म, सौतेले बाप का टॉर्चर, समाज की बेरुखी और एक ऐसा मन जो प्यार और स्वामित्व को अलग नहीं कर पाया। मूवी यहीं खत्म होती है, लेकिन दर्शक की रूह कांपती रहती है। लेकिन अगली बार फिर लौटेंगे किसी और कहानी के साथ, जहां प्यार और पागलपन के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी होगी। तब तक जरा संभल के, क्योंकि अगली बार ऑडिशन आपकी जिंदगी में भी हो सकता है।